Hello children of the Brain Shaper School. Today we are taking very important lecture of this unit, magnetic effect of current. Sometimes this unit is also known as the moving charge and magnetism. तो वो भी नाम है, ये भी नाम है, तो इसका अगला लेक्चर ले रहे हैं और वो है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductors. तो आप जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक वायर है उसमें करंट बह रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म पैदा होता है। अब अगर एक और कंडक्टर है उसमें भी करंट बह रहा है, मान लीजिए इसमें करंट I1 बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है और यहाँ एयर है बीच में, तो क्या होगा कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपस में कुछ फोर्स लगेगा। तो ये देखा गया है कि अगर दोनों कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और अगर उनमें जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर वो रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर उनमें एक ही तरफ करंट बह रहा हो तो वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और अगर उल्टा बह रहा हो तो वो रिपेल होते हैं। तो इसके बारे में एम्पियर ने लॉ दिया। तो रूल ये है कि इफ दे कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा हो तो वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इसका उल्टा कि इफ दे कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस, यहां लिख देता हूं इफ दे कैरी करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, दे रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं वो डिपेंड करता है कंडक्टर कितने लंबे हैं, इस पे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच मीडियम क्या भरा हुआ है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है वो फोर्स जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर हम एक स्प्रिंग ले लें और उसमें करंट बहाएं तो स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और उसके कारण स्प्रिंग जो होगी उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी अगर वो स्प्रिंग उस अट्रैक्शन के कारण सिकुड़ सकती है, तब मतलब मुलायम है। तो जैसे मान लीजिए कि वायर की स्प्रिंग बनी है तो अगर उनमें करंट बह रहा है ये, तो इसमें करंट मान लीजिए यहां से आ रहा है नीचे से, तो अगर करंट यहां से आ रहा है तो इसमें ऐसे बहेगा, फिर ऐसे बह के वो फिर ऐसे जाके और फिर यहाँ से फिर आएगा, तो इसमें भी करंट ऐसे बहेगा और इसमें भी करंट ऐसे ही बहेगा, तो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे।
तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। अगर मुलायम स्प्रिंग होगी तो, कड़ी होगी तो फिर नहीं। तो इसके दो केसेस बनते हैं कि अगर कंडक्टर्स की लेंथ लिमिटेड हो, मान लीजिए इसकी लेंथ है dl1 और इसकी लेंथ है dl2, इनमें करंट बह रहा है I1 I2 और डिस्टेंस है इनके बीच की r। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो F इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई I1 I2, फार्मूला होता है dl1 dl2 अपॉन r स्क्वायर। इतना फोर्स ये दोनों पे लगेगा, इतना इस पे भी और उस पे भी। ये टू केसेस है। पहला, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर्स आर लिमिटेड, अगर लिमिटेड लेंथ हो तो इतना फार्मूला लगेगा। और केस 1 हो गया ये, और केस 2 हो गया इफ लेंथ्स आर इनफाइनाइट, अगर बहुत ही ज़्यादा लंबा कंडक्टर है, खूब लंबी है। अच्छा, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट होगा तो इतना अट्रैक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स यही लगेगा, इतना ही पर रिपल्सन हो जाएगा। अब अगर इन्फिनिट लंबे हैं और उनमें करंट बह रहा है, मान लीजिए I1 एंड I2, तो फार्मूला लग जाएगा फोर्स इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन r स्क्वायर, R1 R2 अपॉन r 2 I1 I2 अपॉन r। इतना फोर्स लगेगा, इतना पर मीटर ऑफ वायर। वायर के 1 मीटर पे इतना फोर्स लगेगा, मतलब 1 मीटर वायर लेंथ अगर आप ले लीजिए, है वायर बहुत लंबी, लेकिन कोई कहेगा कि इतने 1 मीटर पे कितना फोर्स है, तो आप कहिए इतना, और 2 मीटर पे तो इसका डबल, तो ये हर 1 मीटर पे इतना इतना फोर्स लगेगा। सेम डायरेक्शन रहेगी तो अट्रैक्शन, और अपोजिट रहेगी तो रिपल्सन। तो इसी फार्मूला के द्वारा इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बनाई गई है। दिस फार्मूला serves as the basis of definition of 1 एम्पियर करंट। तो अब अगर कोई कहे कि 1 एम्पियर करंट क्या है, तो इसी केस को लीजिए कि अगर कंडक्टर इनफाइनाइट है और मान लीजिए उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और उनके बीच का मीडियम एयर है या वैक्यूम है, और अगर इसमें करंट 1 एम्पियर है और उसमें भी करंट 1 एम्पियर है, तो जो फोर्स लगेगा म्यू अपॉन 4 पाई तो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, क्योंकि मीडियम एयर है, और 2 I1 I2 अपॉन r, तो म्यू अपॉन 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁷, और 2 I1 1 I2 1 R1, तो ये हो जाएगा इंटू 2, और ये वैल्यू हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। तो डेफिनेशन बन गई कि 1 एम्पियर करंट इज दैट which when flows into parallel long conductors kept at 1 meter in air and they attract each other by 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स। अगर दो कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर एयर में 1 मीटर पे रखे जाएं और वो बहुत लंबे हों, तो और उसमें इक्वल करंट बहे और उनके बीच फोर्स 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में जो करंट बह रहा होगा वो 1 एम्पियर बह रहा होगा। तो ये 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है।
एक यहाँ पे और थोड़ा सा केस है जो आपको जानना चाहिए कि अगर दो कंडक्टर पैरेलल नहीं है, जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच क्या लगेगा फोर्स, अट्रैक्शन का रिपल्सन। तो उस बारे में रूल ये है कि आप इनको डॉट डॉट करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और ये देखिए कि वन इज कैरिंग करंट टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड अनदर इज आल्सो कैरिंग करंट टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक में करंट जा रहा हो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दूसरे में भी अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दे विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। और एक में अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा हो और एक में टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा हो, देन दे रिपेल ईच अदर। तो ये भी आप जान लीजिए, दीज रूल्स आर फॉर नॉन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों केसेस जान गए। तो अब लेते हैं टॉपिक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज द डिवाइस which detects current in a conductor। किसी कंडक्टर में करंट है कि नहीं है, ये बताता है गैल्वेनोमीटर। It also tells the direction of current। ये बताता है कि करंट है कि नहीं है, और है तो किस डायरेक्शन में बह रहा है। तो गैल्वेनोमीटर कई प्रकार का होता है। एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, एक होता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर which is based on heating effect of current, and one is quadrant galvanometer also। ये भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, quadrant galvanometer। तो आपके कोर्स में यही पर अभी रखा गया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, and this is based on मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आधारित है, उसी थ्योरी पर बनाया गया है। कि भाई करंट बहेगा तो कितना मैग्नेट पैदा होगा, उसी के बेस पर ये गैल्वेनोमीटर बनाया गया है कि मैग्नेट को जान लीजिए तो करंट को जान लीजिए। ठीक है, तो नाउ वी टेक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is of two types। Number one, suspended type moving coil galvanometer, and number two, pivoted type moving coil galvanometer
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सस्पेंडेड टाइप में क्या होता है कि मैग्नेट होता है, ये एक ही मैग्नेट है, बीच में खाली जगह है, ये इस तरह का मैग्नेट है, जिसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, और इसमें एक कॉइल रख देते हैं। और इसको धागे से बांध के लटका देते हैं, तो बन जाता है सस्पेंडेड टाइप। और पाइवोटेड टाइप में इसमें एक कील लगा देते हैं और स्प्रिंग लगा देते हैं और पॉइंटर लगा देते हैं, तो फिर ये घूम के रीडिंग देता है। तो ये हो गया पाइवोटेड टाइप। सो नाउ वी टेक सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आज ले रहे हैं कि आज हमने आपको पूरे लेक्चर में कितने डायमेंशनल फार्मूले बताए। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। कितने डायमेंशनल फार्मूले इस लेक्चर में मैंने आपको आज बताए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।